हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में फ़िरोज़ तुगलक के प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत भू राजस्व सुधार एवं सिंचाई व्यवस्था के बारे में बताया था। अब मैं फ़िरोज़ तुगलक के प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत उसने और कौन कौन से सुधार किए थे और कौन कौन से कार्य उसके द्वारा किए गए थे उनके बारे में बताऊंगी। अब आता है अगला, नगर और सार्वजनिक निर्माण कार्य। फ़िरोज़ तुगलक ने फ़िरोज़ाबाद, जो दिल्ली के आधुनिक फ़िरोज़शाह कोटला है, फ़तेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फ़िरोज़पुर नगर बसाए। फरिश्ता के अनुसार फ़िरोज़ ने 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय, 200 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक गृह, 10 स्तंभ और 150 पुल और अनेक बागों का निर्माण करवाया। फ़िरोज़ तुगलक के शासनकाल में बनी मस्जिदों में काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद एवं कला मस्जिद प्रमुख है। उसने दिल्ली में अपने नाम से मदरसा ए फ़िरोज़शाही का निर्माण करवाया। सुल्तान ने कुछ पुराने भवनों की भी मरम्मत करवाई, जिसका उल्लेख उसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फ़िरोज़शाही में किया है। इनमें प्रमुख थे दिल्ली की कुतुब मीनार, पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, शमसी तालाब, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन व अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे और शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा प्रमुख है। तो इन पुरानी जो इमारतें थी उनका भी उसने निर्माण कार्य पुनः करवाया, इनकी मरम्मत उसने करवाई। फ़िरोज़ तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगाया। ये 2 स्तंभ क्रमशः टोपरा और मेरठ से ला करके दिल्ली में स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त फ़िरोज़ तुगलक ने राज्य के विभिन्न भागों में अनेक बाग लगवाए थे। उसने दिल्ली के आसपास ही लगभग 1200 बाग लगवाए थे। इन बाग थे, इन बागों के फलों से सुल्तान को 1,80,000 टंका की वार्षिक आय होती थी। तो इस प्रकार फ़िरोज़ तुगलक के द्वारा बहुत सारे सार्वजनिक निर्माण कार्य करवाए गए थे। अगला है कारखानों की स्थापना। फ़िरोज़ तुगलक ने शाही आवश्यकताओं की पूर्ति और राजकीय आय बढ़ाने के लिए कारखानों की स्थापना की। शाही आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद अतिरिक्त उत्पादन को बाजार में बेचा जाता था। इन समय के जो प्रमुख कारखाने थे उसमें रकाब खाना, जामदार खाना, आलम खाना और फर्रास खाना प्रमुख थे। रकाब खाना घोड़ों की साज सज्जा से संबंधित था। फर्रास खाना में कालीन बनता था। जामदार खाना शाही वस्त्रों का विभाग था, जबकि आलम खाना में शाही पताकाओं का निर्माण होता था। कारखाने 2 प्रकार के थे, रातवी और गैर रातवी। मुशर्रफ नामक पदाधिकारी कारखानों का प्रबंध कार्य देखते थे। अगला है लोक कल्याणकारी कार्य। फ़िरोज़ तुगलक ने लोक कल्याण के लिए अनेक कार्य किए थे। उसका मानना था कि खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करना, और वो कहता था दुखी हृदय से अच्छा है खाली खजाना। उसने एक रोजगार विभाग की स्थापना की, जो बेरोजगारों को पंजीकृत करता और उन्हें उनकी योग्यता अनुसार काम देता था। दिल्ली के कोतवाल का यह कर्तव्य था कि वह उन लोगों की खोज करे जो बेरोजगार हैं, उन्हें दरबार में पेश करे और ऐसे लोगों की परिस्थितियों तथा योग्यता के संबंध में सुल्तान जांच पड़ताल करवाता और उन्हें उनकी रुचि के अनुसार काम दिया जाता था। इसके अतिरिक्त फ़िरोज़ ने दारुल सफ़ा नाम से एक खैराती अस्पताल की स्थापना की, जिसमें जनता की मुफ्त चिकित्सा के लिए अनेक चिकित्सक नियुक्त किए गए। इस अस्पताल में औषधियाँ भोजन मुफ्त मिलता था। सुल्तान ने अस्पताल का खर्च चलाने के लिए कुछ गांवों का राजस्व निर्धारित कर दिया था। इसके अलावा उसने दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की। यह विभाग अनाथों, विधवाओं और गरीबों को आर्थिक सहायता देता था। इस विभाग के अंतर्गत ही एक विभाग की स्थापना की गई थी और यह विवाह विभाग गरीब मुस्लिम कन्याओं को विवाह हेतु व दहेज के लिए
आर्थिक सहायता प्रदान करता था। अगला है न्याय व्यवस्था, यानी न्याय व्यवस्था में उसके द्वारा क्या क्या सुधार किए गए थे। फिरोज तुगलक के शासक बनने से पूर्व दंड संबंधी नियम बहुत कठोर थे। उसने स्वयं कहा था कि पूर्ववर्ती राजाओं के शासनकाल में बहुत प्रकार के दंडों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाथ पैरों का विच्छेदन, नाक कान काटना, आंखें निकालना, गले में पिघला शीशा डालना, हाथ पैरों की हड्डियां तोड़ना, अग्नि में जला देना, हाथों पैरों व सीने में कीलें ठोकना, आड़े से छीनना, ऐसे बहुत सारे क्रूर अत्याचारों का प्रयोग होता था। महान व दयालु ईश्वर ने मुझे अपना सेवक बनाया है और मैं मानता था कि मनुष्य पर होने वाले वह किसी भी अत्याचार को रोकने में स्वयं को अर्पित कर दे। तो फिरोज तुगलक ने सबसे पहले जो सच्चाई का पता लगाने के लिए जो कठोर साधनों का प्रयोग किया जाता था उनको बंद कर दिया। फिरोज तुगलक ने अपराधियों को हल्के दंड देना शुरू किया और न्याय व्यवस्था को अधिक मानवीय बनाया। अगला है उसका दास व्यवस्था, दास प्रथा। फिरोज तुगलक का शासनकाल दासों की असामान्य भर्ती के लिए जाना जाता है। उसने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। दासों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग और अधिकारी की नियुक्ति की गई। जो दासों की देखभाल के लिए जो विभाग स्थापित किया गया था उस विभाग का नाम था दीवाने बंदगान और इसका अधिकारी का नाम था अर्ज ए बंदगान। इनका कार्य था दासों की भर्ती करना और उनका निरीक्षण करना। उसके शासनकाल में दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उसने दासों की सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रबंध किया ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उसके समय में लगभग 12,000 दास विभिन्न दस्तकारियों में प्रशिक्षित किए गए। लगभग 40,000 दास सुल्तान के महल में नियुक्त किए गए। कई दासों को प्रांतीय राजधानियों में नियुक्त किया गया। इन्हें भी सैनिकों की भांति नगद वेतन या भूमि दी जाती थी। फिरोज तुगलक का दासों के प्रति बहुत अत्यधिक लगाव था और यही अत्यधिक लगाव अंत में राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। अगला है उसका शिक्षा एवं साहित्य का विकास। फिरोज तुगलक स्वयं विद्वान था और विद्वानों का सम्मान करता था। जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज ने उससे संरक्षण प्राप्त किया था। बर्नी ने फतवा ए जहादारी और तारीख ए फिरोजशाही इन 2 पुस्तकों की रचना की थी और शम्स ए सिराज हफीफ ने तारीख ए फिरोजशाही लिखी थी। दोनों इतिहासकारों ने अपनी रचनाएं फिरोज तुगलक को समर्पित की थी। स्वयं फिरोज तुगलक भी बहुत बड़ा विद्वान था और उसने फतुआत ए फिरोजशाही नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। उसने फारसी भाषा के साहित्य को प्रोत्साहित किया। संगीत व औषधि शास्त्र पर लिखी गई संस्कृत पुस्तकों का फारसी भाषा में सर्वाधिक अनुवाद फिरोज तुगलक के समय में ही किया गया था। दलायल ए फिरोजशाही दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ था, जिसका अज़उद्दीन किरमानी ने संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। तो फारसी भाषा का अनुवाद फिरोज तुगलक के शासनकाल में कई संस्कृत ग्रंथों का किया गया था। अगला है सैन्य व्यवस्था। फिरोज तुगलक के समय में कई तरह के सैनिक सुधार या सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन किए गए थे। जो केंद्रीय सेना थी उसके स्थान पर अब फिरोज तुगलक की सेना सामंती आधार पर बनी। उसके द्वारा एक परिवर्तन ये किया गया कि सैनिकों को अब नगद वेतन के स्थान पर जागीर के रूप में देने की शुरुआत की गई। यानी अब भूमि अनुदान उनको दिया जाता था या जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। उसके अलावा सैनिकों के पद को वंशानुगत बनाकर उनकी योग्यता की जांच करने की प्रथा समाप्त कर दी गई। सैनिकों के पद को वंशानुगत कर दिया गया। उसने वृद्ध सैनिकों की प्रार्थना पर यह आदेश दिया कि किसी भी वृद्ध सैनिक को नौकरी से ना निकाला जाए, क्योंकि वह स्वयं सैनिक
कार्य के लिए उपयुक्त नहीं था, क्योंकि वृद्ध हो चुका था तो कार्य के लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए वह अपने स्थान पर अपने पुत्र को, पुत्र ना होने पर दामाद को, और अगर दामाद भी नहीं है तो वह दास को भेज सकता था। सैनिक की मृत्यु होने पर उसका पद उसके पुत्र या दामाद को दे दिया जाता था। इस प्रकार सेना में वंशानुगत नियुक्ति का नियम शुरू हो गया, जिससे सेना की कुशलता समाप्त हो गई। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक में सैनिकों के विषय में फिरोज तुगलक का एक कथन वर्णित किया है। उसके अनुसार, जब सर्वशक्तिमान अल्लाह अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता है, तो खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे पद से हटा सकता हूँ। तो ये कथन फिरोज तुगलक का था, और इसलिए फिरोज तुगलक ने सैनिकों को पद को वंशानुगत बना दिया। तो एक और परिवर्तन उसके द्वारा किया गया सैन्य व्यवस्था में, उसने घोड़ों को दागने और सैनिकों के हुलिया रखने की प्रथा भी त्याग दी। दीवाने आरिस द्वारा सेना के वार्षिक निरीक्षण की प्रथा में भी काफ़ी ढील आ गई थी। कई बार दीवाने आरिस ने सैनिकों के वार्षिक निरीक्षण से बचने और आदेशों की अवहेलना की शिकायतें सुल्तान से की, लेकिन सुल्तान ने कोई कार्रवाई करने की अपेक्षा सैनिकों को निरीक्षण के समय में छूट दे दी, और कभी कभी तो सैनिकों और अधिकारियों को निरीक्षण से पूरी तरह छूट दे दी गई। इससे क्या हुआ कि सेना में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया। फिरोज तुगलक ने घूसखोरी को, इस भ्रष्टाचार को रोकने की अपेक्षा और उसे अधिक प्रोत्साहित किया। तो इन सब का परिणाम क्या हुआ कि फिरोज तुगलक की जो सेना थी दीर्घकाल में, वो बहुत अयोग्य, आलसी, व्यवस्थाहीन और पंगु हो गई। इस प्रकार सैनिकों के प्रति उसकी जो उदारता और रियायतें थीं, उससे सैन्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया। सेना में फैले इस भ्रष्टाचार के संबंध में हफीफ ने लिखा है कि सुल्तान ने एक घुड़सवार को अपने खजाने से एक टंका दिया ताकि वह रिश्वत देकर दीवाने आरिस से अपना घोड़ा पास करवा सके। तो इस पंक्ति से, इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि सैन्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार किस सीमा तक पहुंच गया था। अगला है धार्मिक नीति। फिरोज तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने इस्लामी कानून व उलेमाओं की सलाह के आधार पर शासन कार्य चलाया। उसके शासनकाल में उलेमाओं का काफ़ी प्रभाव बढ़ गया था और वे राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे। उसने शरीयत के विरुद्ध जितने भी कार्य थे उन सब पर पूरी तरह से रोक लगा दी। उसने अपने महल के सभी भित्ति चित्र नष्ट करवा दिए, सोने चांदी के बर्तन गलवा दिए, रेशमी व जरी के वस्त्रों पर रोक लगा दी, मुस्लिम स्त्रियों के दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर रोक लगा दी। तो इस प्रकार जितने भी शरीयत के विरुद्ध कार्य थे उनके विरुद्ध उसने पूरी तरह से रोक लगा दी। वह स्वयं मिस्र के अब्बासी खलीफा के प्रति विशेष सम्मान रखता था। उसने स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया और सिक्कों पर खलीफा का नाम भी उत्कीर्ण करवाया। वह शव ए बारात का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाता था। फिरोज तुगलक ने अपनी हिंदू प्रजा के प्रति कठोर नीति का अनुसरण किया। हिंदुओं को जिम्मी की संज्ञा दी गई। उसने हिंदुओं मंदिरों को नष्ट करवाया। जाजनगर का जो अभियान किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य हिंदू मंदिरों को नष्ट करना था। उसने कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को भी नष्ट करवाया और उसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया जो अभी तक इस कर से मुक्त थे। उसके अलावा उसने अन्य धर्मावलंबियों को मुसलमान बनाने का प्रयत्न किया और इसके लिए नगद धन, जागीर, उपाधियाँ और नौकरियों का लालच भी दिया। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा में इस संबंध में लिखा है कि मैंने अपनी काफ़ी प्रजा को पैगंबर का धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और यह घोषणा की कि जो भी धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाएगा वह जजिया कर से मुक्त कर दिया जाएगा। तो इस संबंध में आसिम मुजुमदार ने फिरोज तुगलक की
धार्मिक नीति के विषय में लिखा है कि फ़िरोज इस युग का सबसे बड़ा धर्मांध सुल्तान था और इस संबंध में वह सिकंदर लोधी और औरंगजेब का अग्रगामी था। तो ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। बाकी हमें इसके चरित्र की और कार्यों की बहुत प्रशंसा की जाती है, लेकिन धार्मिक नीति के संदर्भ में फ़िरोज़ तुगलक की काफ़ी आलोचना की जाती है। अब आता है फ़िरोज़ तुगलक का व्यक्तित्व और मूल्यांकन। फ़िरोज़ तुगलक के समकालीन लेखकों बर्नी, विशेष रूप से बर्नी और अफीफ ने फ़िरोज़ के चरित्र और कार्यों की बहुत प्रशंसा की है। हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने फ़िरोज़ तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि फ़िरोज़ में कई ऐसे गुण विद्यमान थे जिससे वह 37 वर्ष तक शांतिपूर्ण शासन कर सका। वह व्यक्तियों का पारखी था और उनसे काम लेना जानता था। परिस्थितियों को समझना और उनसे समझौता करना उसके चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता थी। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने विजयों और युद्ध की तुलना में अपनी प्रजा की समृद्धि को महत्व दिया। उसके द्वारा बनवाई गई नहरों से कृषि के क्षेत्र में उन्नति हुई। अनेक कर हटा दिए गए जिससे जनता को राहत मिली और व्यापार वाणिज्य की भी उन्नति हुई। उसने बेरोजगार ज़रूरतमंद लोगों की ओर भी ध्यान दिया। उसने वृद्ध सैनिकों और अधिकारियों को भी निष्कासित नहीं किया और उनके स्थान पर पुत्र और उनके रिश्तेदारों को कार्य करने की आज्ञा दे दी। उसने निर्धन मुस्लिम कन्याओं के विवाह में भी सहायता की। सभी वर्ग के लोगों के लिए चिकित्सालयों का भी प्रबंध किया गया। बहुत सारे उसके द्वारा मदरसे, सराय, महल, मस्जिद आदि का निर्माण किया गया। तो यानी उससे पहले ऐसा कोई भी मुस्लिम शासक नहीं था जिसने जनता के हित में इतने कार्य किए हों। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव इस संबंध में कहते हैं कि वास्तव में फ़िरोज़ प्रजा का हितैषी था। उसके पहले अथवा बाद में दिल्ली के किसी सुल्तान ने अपनी प्रजा की भौतिक समृद्धि के लिए इतना कार्य नहीं किया जितना कि उसने किए थे। तो यह उसका एक पक्ष है जो पूरी तरह से उसको प्रजा वत्सल शासक के रूप में या प्रजा हितैषी शासक के रूप में प्रकट करता है। फ़िरोज़ के चरित्र का एक दूसरा भी पक्ष है। उसके द्वारा सैनिकों के पदों को वंशानुगत बना देना, सैनिकों को जागीर देना, सेना के निरीक्षण में ढिलाई बरतना और सैनिकों के प्रति अनुचित उदारता से दिल्ली सल्तनत की सैन्य शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई। सुल्तान के दासों के प्रति अत्यधिक प्रेम ने भी राजकोष पर वित्तीय भार बढ़ाया। फ़िरोज़ की धार्मिक नीति भी अन्यायपूर्ण और विचारहीन थी। फ़िरोज़ तुगलक ने उलेमाओं को अत्यधिक महत्व दिया जो सल्तनत के लिए घातक सिद्ध हुआ। उसके समय में कर्मचारियों में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता बढ़ गई। इसलिए उसका जो शासनकाल है वो मध्यकालीन भारत में सबसे भ्रष्ट शासनकाल माना जाता है। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के अनुसार इतिहास की विडंबना इस तथ्य में प्रदर्शित होती है कि जिन तत्वों ने फ़िरोज़ को लोकप्रियता प्रदान की वही दिल्ली सल्तनत को कमज़ोर बनाने के लिए भी बहुत मात्रा में उत्तरदायी बने। फ़िरोज़ तुगलक के कार्यों और उसका व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर R.C. मजूमदार कहते हैं कि फ़िरोज़ शाह के लंबे शासनकाल में शांति, समृद्धि और संतोष होते हुए भी कोई भी इस बात में संदेह नहीं कर सकता कि उसकी नीति और शासन कार्यों ने दिल्ली सल्तनत के पतन में बहुत योगदान दिया और विघटन की इस क्रिया को तीव्र कर दिया जो उसके पूर्ववर्ती के शासनकाल में ही प्रारंभ हो चुकी थी। तो इस कारण से दिल्ली सल्तनत के पतन में उसका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। हालांकि उसका लंबे शासनकाल में शांति रही, समृद्धि रही, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी नीतियाँ और शासन कार्य दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए उत्तरदायी थे। धन्यवाद।